हमने प्रीवियसली देखा जॉन जोन्स, नील मॉस, फ्लॉयड कॉलिंस और मॉरिस बेजोल्ट इन सभी के साथ एक ही घटनाएं घटती है। वो अंदर नैरो पैसेज में जाते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है वो गलत जगह आ चुके हैं और जब तक वो अपनी गलती को करेक्ट कर पाते वो लेट हो जाते हैं। एंड टुडेज स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस गाय। एग्जैक्टली डोनाल्ड विटनर के साथ भी ऐसा ही होता है, बट वो एक अच्छे पर्पस के लिए अंदर जाते हैं। वो बच्चों को टीचिंग देने के लिए अंदर गए थे। आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केव के अंदर 81 आवर्स तक अपसाइड डाउन पोजीशन में 30 डिग्री एंगल में स्टक हो चुके थे। इनके निकलने के सारे एफर्ट्स फेल हो चुके थे। मल्टीपल रेस्क्यू टीम भी इसका कुछ खास मदद नहीं कर पा रही थी। ट्रेजिकली डोनाल्ड के दोनों बच्चे भी केव के अंदर गए थे और वो अपने लव्ड वंस को मरते हुए सामने देख रहे थे। एंड देन वी सी ए फाइनल इमोशनल मोमेंट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मारूफ एंड यू आर वाचिंग मारूफ थिंक। 1982 न्यू जर्सी यूएसए में एक टाउन है, मिलस्टोन टाउनशिप, विच इज फुल्ली ओपन एंड क्वाइट ब्यूटीफुल टू। BSA बॉय एस्कॉर्ट ऑफ अमेरिका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली फोकस करती है यूथ के डेवलपमेंट पर, स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज के लिए। उन्हें डिफरेंट स्किल सेट सिखाए जाते हैं, लाइक उनके लिए एडवेंचरस प्रोग्राम्स होते हैं एंड ऑल दैट। 27 मार्च BSA में 2116 जिसमें 12 स्काउट है, बेसिकली 12 बच्चे हैं, और आज इनका प्लान है एडवेंचरस स्वयं क्रूक केव को विजिट कराने का, जो कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, और बच्चों को केव के क्लॉस्ट्रोफोबिक कंडीशन को एक्सपीरियंस भी कराना है। और इस काम के लिए स्काउट मास्टर जिम एबिन को असाइन किया जाता है एज ए टीम लीडर। लेकिन किसी कारणवश वो आज बीमार थे और इसकी जगह आज 48 ईयर्स के डोनाल्ड विल्टनर इस ग्रुप को लीड करने वाले हैं। हालांकि डोनाल्ड को केविंग में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इनके पास 22 साल तक पुलिस सर्विस में एक सार्जेंट के तौर पर काम करने का एक्सपीरियंस जरूर है, और बच्चे भी इन्हें अपने फादर फिगर की तरह देखते हैं, तो इन्हें टीम लीडर के बदलने पर कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंगली इनके दोनों बच्चे क्रिस्टोफर और रॉजर भी आज 12 बच्चों में शामिल है एडवेंचर के लिए। सैटरडे 2 PM सभी केव में एंटर होते हैं। केव की ओपनिंग 16 इंचेस हाई और 28 इंचेस वाइड है, जो कि क्वाइट लो है, और इसीलिए सभी क्रॉल करके घुटनों पर चलकर आगे बढ़ रहे हैं। और पता है, लोकल्स के बीच इस केव को लेकर एक इंटरेस्टिंग बातें भी है। वो मानते हैं कि अगर टाउन में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम चीजें होती है, लाइक वॉर टाइप ऑफ समथिंग, तो ये क्रूड केव वेस्ट जगह होगी इनके छुपने के लिए। एनीवे, पैसेज में सबसे आगे डोनाल्ड चल रहे हैं और उसके पीछे उसके दोनों बच्चे और बाकी के स्काउट्स। और क्योंकि डोनाल्ड साइज में सबसे बड़ा है, तो अगर वो आगे की पैसेज को क्रॉस कर सकते हैं तो लाइकली होगा कि पीछे सभी बच्चे इजीली पैसेज को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन ये केव दिखने में जितना सिंपल और सभी के लिए जितना सेफ लग रहा है, ये बिल्कुल उससे उल्टा है। क्योंकि ये कोई केव नहीं है, बल्कि ये पूरी केव सिस्टम है, 7 अलग अलग केव से मिलकर बना है, और इन कॉम्प्लेक्स वे सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इसीलिए ये न्यू जर्सी की लॉन्गेस्ट केव भी है। केव के सरफेस हमेशा ठंड होती है और थोड़ा सा नमी से भीगा भी रहता है, और यही चीजें इन सभी के लिए आगे प्रॉब्लम भी खड़ी करती है। सभी लोग लॉन्ग पैसेज को कंप्लीट कर चुके हैं और सामने एक बड़ा चेंबर भी आ चुका है 8 बाई 11 फीट की, यानी सभी यहाँ इजिली खड़े हो सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू भी होती है, क्योंकि आगे और डीपर सेक्शन में जाने के मल्टीपल रास्ते हैं, क्रेविसेस हैं, एंड एज आई सेड ये यहाँ पहली बार आए थे, तो किसी को एक्चुअली पता ही नहीं था कि आगे कौन से रास्ते में जाना है, कौन सा रास्ता कितना नैरो है, कौन रास्ता खत्म हो सकता है, और कौन रास्ता आगे दूसरे केव से कनेक्ट होगी। किसी को भी जरा भी आइडिया नहीं था। कुछ बच्चे इसके लिए एक्साइटेड हैं और कुछ बच्चे नर्वस भी हैं फॉर ऑब्वियस क्लॉस्ट्रोफोबिक रीजन। बट यू नो, डोनाल्ड के यहाँ आने का एक और हिडन इंटेंशन है, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। वो एनी हो इस केव रूट से दूसरे केव में जाना चाहते हैं, जहाँ दोनों केव आपस में कनेक्ट होती है, और उसके एंट्रेंस से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और इसके लिए वो काफी पैशनेट भी है। अब तक सारे बच्चे भी केव के अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं खुद से एक्सप्लोर करने, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रूल्स के खिलाफ है। डोनाल्ड को इस एडवेंचर को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, अदरवाइज आगे सिचुएशन को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो क्यों न अपने ख्वाहिश को पूरा करे, और वो चूज करते हैं ये ईस्ट वाली क्रेविस में अंदर जाने की, और वो क्रिस्टोफर और रॉजर को लेकर इसमें अंदर आगे बढ़ना शुरू करते हैं एक दूसरे केव की तलाश में। डोनाल्ड की हाइट 5.11 एंड 72 kg थी, सो वी कैन से वो फेयरली पतला था। स्लोली वो पैसेज और भी नैरो होने लगता है, और डोनाल्ड को पता भी था कि ऐसा होने ही वाला है, और वो इसके स्ट्रेस और सफोकेशन से लड़ने के लिए तैयार भी थे। वो खुद को आगे पैसेज में पुश करते हुए जा रहे थे। लेकिन तब एक पॉइंट आता है जहाँ की स्पेस 18 बाई 20 इंचेस हो चुकी थी। यहाँ वो अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते थे। इसके हाथ यूजलेस पोजीशन में अटक चुके थे, जो कुछ इस तरह दिख रहे थे। स्टिल वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेन चेंबर से वो अब तक 75 फीट आगे आ चुके थे और 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर स्लाइड करते हुए जा रहे थे। पैसेज में स्मूथ मड थी, जिसे वो इजिली आगे की तरफ स्लिप होते हैं। यहाँ तक कि वो इतना स्लिपरी था कि इसके लिए उन्हें खुद से कंट्रोल कर पाना भी बेहद मुश्किल था। स्लिप करते हुए इन्हें रियलाइज होता है कि आगे का रास्ता खत्म हो चुका है
और आखिर में और भी नैरो स्पेस है। वो एक की होल शेप का छोटा स्पेस था जो और कहीं ज्यादा टाइट था और डोनाल्ड वेल्टनर इसमें आकर फंस चुके थे। वो 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में अटक चुके थे और इसके शोल्डर्स, इसके हिप एक ऑकवर्ड पोजीशन में अटक चुके थे जहाँ हिलना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन ये डोनाल्ड के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो विगल करके वापस निकल सकते थे, राइट। लेकिन तभी यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा अटका हुआ था और वो इसके थाई पर गिर जाता है। डोनाल्ड जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो डर चुके थे। वो पैनिक में अपने दोनों बच्चों को आवाजें देते हैं और पास आने को कहते हैं। सो बेसिकली सिचुएशन ऐसा था कि डोनाल्ड अटका हुआ था कुछ इस तरह से। इसके दोनों हाथ यूजलेस पोजीशन में अटके हुए थे और वो स्पेस इतना टाइट था कि इसके लिए अपने हाथों को रिलीज कर पाना इम्पॉसिबल था। प्लस वो जगह पूरा अंधेरा था और स्लिपरी भी था और वो 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पत्थर का टुकड़ा इसके थाई पर गिरा हुआ था। पहली बात तो इसके पैर ही बेहद मुश्किल से दिख रहे थे और जब क्रिस्टोफर समहाउ पीछे से डोनाल्ड के दोनों पैर को पकड़कर खींचते हैं तो डोनाल्ड की बॉडी थोड़ी पीछे तो आती है पर इनके थाई के ऊपर पत्थर वो रोल होने लगते हैं और वो स्पेस और टाइट हो जाता है। मल्टीपल अटेम्प्ट फेल होने के बाद इन्हें कुछ एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत थी तो डोनाल्ड क्रिस्टोफर को कहता है कि ओके, तुम अब स्कॉट मास्टर जिम को बुला लो, वो एक्सपीरियंस गिवर है और मैं उनकी मदद से जरूर निकल जाऊंगा। और तब तक मैं यहाँ रिलैक्स होने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करूंगा कि कम से कम सांसें लूं ताकि ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। जिम को जबकि फीवर था लेकिन तब भी वो रेस्क्यू के लिए यहाँ आते हैं और वो पैसेज इतनी टाइट थी कि इन्हें डोनाल्ड के पास आने में ही 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। आने के बाद जिम सेम इशू को फेस कर रहे थे। डोनाल्ड के पैर प्रॉपर विजिबल नहीं थे लेकिन वो किसी तरह से इनके पैर में रस्सी को बांध देते हैं और रस्सी की मदद से इसे खींचने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड थोड़ा ऊपर उठता है एंड अगेन वो पत्थर पीछे रोल होता है और वो स्पेस और टाइट हो जाती है। जिम को प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पा रहा था और इसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। डोनाल्ड वापस क्रेविस में स्लाइड करते हुए चले जाते हैं और इन्हें चोटें भी आती है। वो इतनी बड़ी जगह नहीं थी जहाँ कुछ भी फ्रीली हैंडल हो सकते थे। घंटों तक ट्राई करने के बाद, कई सारे मेथड लगाने के बाद जिम को रियलाइज होता है कि इन्हें बाहर निकलना चाहिए और अब प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। इस समय तक 2 रेस्क्यू टीम जगह पर पहुंचती है, ब्लू रिज रेस्क्यू स्क्वाड एंड एनसीआरसी रेस्क्यू टीम। और अब तक डोनाल्ड भी थोड़ी बहकी बहकी बातें करने लगा था। उसे बेसिकली ठंड लग रहा था क्योंकि अंदर का सरफेस बहुत ज्यादा ठंड था और उसे जोर से प्यास भी लगा था। डोनाल्ड को गर्म रखने के लिए रेस्क्यूअर न्यूमरस चीजें ट्राई करते हैं, लाइक वो यूज करते हैं। वो एक गर्म पानी के बॉटल को डोनाल्ड के पैर में टच करते हैं, जेल पैक से उसके पैरों को सेकने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर को यूज में लिया जाता है क्योंकि अगर वो इसी तरह से लगातार ठंड से सफर करता गया तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा। डोनाल्ड कंप्लीटली इमोबिलाइज था, फिजिकली ट्रैप्ड था इन एवरी वे पॉसिबल। लेकिन वो प्रोफेशनल हेल्प को देखकर सुपर कॉन्फिडेंट भी था कि यहाँ से वो जरूर बाहर निकल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड को चीजें जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। सिचुएशन उससे ज्यादा बुरा था। रेस्क्यूअर के मल्टीपल अटेम्प्ट फेल होने के बाद उन्हें अब थोड़ा क्रिएटिव होना था। वो खोजते हैं दूसरे केव के रास्ते को, जो केव डोनाल्ड के रास्ते में जाकर कनेक्ट हो रही थी। लेकिन वो पैसेज कहीं ज्यादा नैरो था और इन्हें ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पतला हो, जो इजीली अंदर स्क्वीज करके जाए और उन्हें केविंग में एक्सपीरियंस भी हो। 25 ईयर्स की लिन टेलर, वो एक एक्सपीरियंस केवर थी और मेंबर भी थी एनसीआरसी रेस्क्यू टीम की। और ये सिचुएशन के लिए वो बेस्ट थी क्योंकि इनकी हाइट जस्ट 5 फीट थी और वेट जस्ट 39 kg। वो अपने टाइनी फ्रेम का यूज करते हुए विगल करके दूसरी साइड से एक्सट्रीमली स्मॉल पैसेज में अंदर चली भी जाती है और फॉर्चुनेटली वो उस एरिया में भी पहुंच जाती है जहां डोनाल्ड के केव कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन आगे का रास्ता बंद था। वो डोनाल्ड के इतना क्लोज नहीं जा सकती थी। इसके लिए डोनाल्ड के जस्ट 2 फीट की दूरी तक ही पहुंचना पॉसिबल था। सारा मेहनत बेकार और टाइम वेस्ट अलग से। अपसाइड डाउन पोजीशन में अटके हुए डोनाल्ड का कंडीशन बुरा से बुरा हो रहा था, मगर अफसोस रेस्क्यूअर के पास उन्हें फूड और नरिशमेंट की चीजें पहुंचाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं थी। रेस्क्यूअर रातों भर जो कर सकते थे वो करते हैं, लेकिन अभी भी इनके पास कोई भी प्लान नहीं था कि डोनाल्ड को बाहर कैसे निकाला जाए। इन्हें कुछ अलग ट्राई करना था, कुछ बहुत ही अलग। डोनाल्ड के अटके हुए 16 घंटे हो चुके थे और संडे सुबह के 6 बज चुके थे। रेस्क्यूअर अब ऊपर से ड्रिलिंग करना शुरू करते हैं। वो ये सोचकर ड्रिल कर रहे थे कि वो एटलीस्ट पाइप के जरिए डोनाल्ड के पास पहुंच जाए और उन्हें खाना पानी दिया जाए। ड्रिल करते हुए पूरा दिन खत्म हो जाता है और वो एक्चुअली श्योर भी नहीं थे कि जहां वो ड्रिल कर रहे हैं वो सही जगह है भी या नहीं। शाम के 6 बजे उन्हें रियलाइज होता है कि जहां वो एक्चुअली ड्रिल कर रहे थे वो गलत जगह है। वो डोनाल्ड से एक्चुअली 12 फीट की दूरी पर ड्रिल कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ड्रिल करना नहीं रोकते। वो अब लैटरली ड्रिल करना शुरू करते हैं। पूरी रात खत्म हो चुकी थी एंड नाउ मंडे के शाम 6 बज गए थे, लेकिन स्टिल अभी तक इनका ड्रिलिंग का काम नहीं हुआ था। डोनाल्ड के लिए 52 आवर्स तक इस तरह रहना, ऐसे पोजीशन में बिना फूड और वाटर के सरवाइव करना, इट्स इनक्रेडिबल।
अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने से एक बॉडी की अपनी लिमिटेशन होती है। पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने के लिए हार्ट को कहीं ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। एक एक मिनट जब वो इस पोजीशन में रह रहे थे, इसके लिए चीजें मुश्किल होते जा रही थी और इन्हें धीरे धीरे यकीन होने लग गया था कि अब वो शायद अपनी फैमिली को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। केव के अंदर की टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस पर आ चुकी थी और रेस्क्यूअर के लिए भी इसके एनवायरनमेंट को गर्म रखना एक सीरियस चैलेंज बन गया था। वो यूज करते एक हीट पंप को जिससे गर्म हवा डोनाल्ड के पास भेजा जा रहा था और ये आखिरी चीज थी जो रेस्क्यूअर डोनाल्ड के लिए कर रहे थे। अदरवाइज इनके पास कोई भी एक ठोस प्लान नहीं था। और क्योंकि डोनाल्ड के बॉडी केव सरफेस के अगेंस्ट लंबे समय से सटे हुए थे, तो अनफॉर्चुनेटली ये हीट पंप भी ज्यादा कुछ काम नहीं आ रहा था। उसे हाइपोथर्मिया होने के रिस्क ग्रेटली इंक्रीज हो गए थे। लेटरली ड्रिलिंग करते हुए वो लोग डोनाल्ड के बहुत क्लोज तो आ गए थे, बट सामने एक हार्ड पत्थर आ जाता है और अब इसके आगे ड्रिल करना इम्पॉसिबल था और आखिर में ये प्लान भी फेल हो जाता है। रात के करीब 1 बजे रेस्क्यूअर को डोनाल्ड से कुछ ग्रंटिंग रिस्पॉन्स आ रहे थे। वो शायद कुछ कहना चाह रहा था, बट वो क्लियर आवाज में कुछ कह नहीं पा रहा था। आई थिंक अब उनका आखिरी समय आ चुका था। फाइनली एक नर्स को टनल में भेजा जाता है एक डॉपलर मशीन और ईकेजी को लेकर डोनाल्ड के हालात को जानने के लिए। लेकिन इनके पास सिर्फ डोनाल्ड के पैर का ही एक्सेस था, तो इसे पता नहीं चल पा रहा था कि डोनाल्ड जिंदा है या नहीं। हालांकि वो डोनाल्ड के बॉडी के टेम्परेचर को चेक कर पा रही थी, जो नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट से कम होकर जस्ट 80 डिग्री से नीचे आ चुका था। 100% कंफर्मेशन के लिए अब अंदर एक स्पेशलिस्ट जाते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि डोनाल्ड वेल्टनर अब मर चुके हैं। उनकी मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी, लंबे समय तक ठंडे सरफेस से सटे हुए रहने की वजह से। 30 मार्च ट्यूसडे की रात 3 बजे फाइनली 61 आवर्स तक सरवाइव करने के बाद डोनाल्ड को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। स्टिल रेस्क्यू टीम का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें तो डोनाल्ड को बाहर निकालना था, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। ये करने के लिए वो अपना आखिरी ऑप्शन यूज करते हैं। वो केव को छोटे छोटे डायनामाइट से ब्लास्ट कर देते हैं एंड यस 11:40 में ऑफिशियली वो डोनाल्ड के बॉडी को रिकवर कर लेते हैं। हालांकि डायनामाइट की वजह से डोनाल्ड को गहरी चोटें भी आई थी, लेकिन लाश को दर्द होता ही कहाँ है। 150 लोगों ने लगातार इस रेस्क्यू मिशन पर 80 घंटों तक काम किए और फाइनली ये मिशन फेल हो जाता है। और एज यूजुअल जैसा हमेशा होता है, इसके बाद वो केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और ये केव कुछ लिमिटेड और एक्सपीरियंस लोगों के लिए एक्सेसिबल रहती है। इमेजिन करो ये शुरू कहाँ से हुआ था, बच्चों को केव के टीचिंग देने से, उन्हें डेयरिंग बनाने से, और खत्म कहाँ होती है एक इंसान की लाश पे। आई थिंक बच्चों को केव के अंदर ले जाकर उन्हें लर्निंग देना, ये कॉन्सेप्ट बहुत रिस्की है। आई डोंट नो यार कौन ऐसे प्रोग्राम्स को बना रहा है। और मेरे ख्याल से जरूरी भी नहीं थी कि बच्चों को अंदर ले जाकर उन्हें डेयरिंग बनाई जाए, बल्कि उन्हें केव के ड्रॉबैक्स और गुड जजमेंट सिखाने की जरूरत थी। सभी को अपने लिमिट पता होना चाहिए। टाइट पैसेज में जाकर खुद को फोर्स करते हुए नैरो पैसेज में जाना ऑफ कोर्स ये हीरोइक वाली बात है, लेकिन जो अंदर जाता है वो जरूरी नहीं कि बाहर आ जाए, राइट? ऑलराइट देन वीडियो खत्म करते हैं एंड कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा एंड सब्सक्राइब भी कर दो।